नमस्कार मित्रों, मैं हूँ हुकम सिंह गुनावत, महाराजा कंपटीशन क्लासेज करौली। तो देखिए मित्रों, रीट की भर्ती को लेकर के शिक्षण विधियों की वीडियो जो बनाने के लिए आपको बोला गया था, वो वीडियो में हम शिक्षण अधिगम सामग्री का पार्ट लेकर के आए हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक बात याद रखें, परीक्षा तो बहुत लोग देते हैं मित्रों, लेकिन सफलता उन्हीं को हासिल होती है जो सार्थक, सारपूर्ण और अच्छे तथ्यात्मक मैटर को पढ़ते हैं, ज़्यादा लोड भी नहीं लेते हैं और आराम से गहनता से रेगुलर तैयारी करते हैं, उन्हें अवश्य सफलता मिलती है। इसलिए जो भी वीडियो आपको डाली जाती है उसे 3-4 बार लगातार पढ़ें। तो देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीचिंग एड की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो हिंदी की शिक्षण विधि हो, चाहे संस्कृत की शिक्षण विधि हो। याद रखें मित्रों, शिक्षण विधियों में अपना 6 यूनिट हैं और यूनिट 3, 4, 5 ये मेथड से संबंधित हैं। उन्हीं मेथडों में सहायक सामग्रियाँ अपना एक पार्ट है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखें, सहायक सामग्री क्या होती है, समझिए। ऐसी सामग्री जो शिक्षण की प्रक्रिया को विद्यार्थियों के समक्ष सरल, रोचक एवं सुगम बनाती है। यानी शिक्षण प्रक्रिया जो हमारी होती है, एक अध्यापक का कार्य है पढ़ाना। तो पढ़ाते समय हमारी शिक्षण की जो प्रक्रिया है, शिक्षण कार्य है, वो बच्चों को अच्छी प्रकार से समझ में कैसे आए, इसके लिए विद्यार्थियों के समक्ष हम शिक्षण सामग्री यानी टीचिंग एड का प्रयोग करते हैं, सर्ववितरण सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है, या उसी को हम सहायक सामग्री भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यानी ऐसी सामग्री जो हमारे शिक्षण प्रक्रिया को सुगम, सरल बनाती है, वही कहलाती है क्या, सहायक सामग्री। इसके बाद में देखिएगा, और इस तरह से हम समझ सकते हैं, ध्यान लगाएं। अधिगम की परिस्थितियों का सृजन करने तथा अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संप्रेषण युक्तियों का चयन किया जाता है। इनको प्रभावशाली बनाने में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के प्रयोग से अधिगम की परिस्थितियों को अधिक प्रभावशाली रूप से उत्पन्न किया जा सकता है और उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति की जा सकती है। यानी जिस उद्देश्य को लेकर के हम अधिगम कराते हैं, सहायक सामग्री एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम अधिक से अधिक अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, कम समय में, और सरलतापूर्वक अपनी बात विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं, ज्ञान को स्थायी कर सकते हैं। यानी विद्यार्थियों को हमारे द्वारा कराया गया शिक्षण, हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान स्थायी कैसे रहे, उनके दिमाग में चिरस्थायी रहे, इसके लिए सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। सहायक सामग्रियों के द्वारा श्रव्य सामग्रियों के प्रयोग से छात्र पाठ में अधिक रुचि लेते हैं और सीखने के लिए भी तत्पर होते हैं। यानी कह सकते हैं कि सामग्रियाँ जो होती हैं, सहायक सामग्री, उनके द्वारा विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग शिक्षण को प्रभावपूर्ण तो बनाता ही है, साथ में रोचक भी बनाता है। जिससे किसी वस्तु
को अपने दिमाग में स्थायी रूप से रखा जा सकता है। कोई भी बात बताई जाती है तो वो स्थायी रह जाती है, क्योंकि बालकों की ज्ञानेंद्रियों को दृश्य श्रव्य साधन आकर्षित करते हैं। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, बच्चों की जो ज्ञानेंद्रियां हैं मित्रों, वो दृश्य श्रव्य सामग्री को आकर्षित कर लेती हैं। जैसा कि महात्मा गांधी के बारे में बताना है तो उनका फोटो बताया जाए तो हमेशा दिमाग में रहता है बच्चे के कि ये महात्मा गांधी है, ये ऐसे थे, अहिंसा के पुजारी थे। तो इस तरह से टीचिंग एड बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब शिक्षण सामग्री के उद्देश्य क्या है देखिए। तो उद्देश्य है, शिक्षण सामग्री का क्या उद्देश्य है तो देखेंगे हम उद्देश्यों को। प्राप्त ज्ञान चिरकाल तक बुद्धि में स्थायी रह जाए, एक तो ये उद्देश्य है। यानी जो भी ज्ञान विद्यार्थी प्राप्त करता है वो एक लंबे समय तक उसकी बुद्धि में स्थायी रूप से बना रहे, इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। छात्रों में पाठ के प्रति उत्सुकता, जिज्ञासा, रुचि, सक्रियता उत्पन्न होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। सहायक सामग्रियों के द्वारा छात्रों में, यानी छात्र जिस पाठ को पढ़ते हैं, जो भी उन्हें पढ़ाया जाता है, तो उनके अंदर उत्सुकता, जिज्ञासा, रुचि और वो एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, टेंशन की भावना भी रहती है। शिक्षण को स्पष्ट, रुचिपूर्ण और आकर्षक बनाया जा सकता है। यानी सहायक सामग्रियों के द्वारा शिक्षण जो है वो अट्रैक्टिव बनता है, पढ़ने के इच्छुक हो जाते हैं विद्यार्थी। अब देखिए, कार्टर गुड ने परिभाषा भी दी है मित्रों। तो कार्टर गुड जो हैं उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके। यानी उद्दीप्त से मतलब है कि शिक्षण प्रक्रिया को तीव्र कर सकें, तीव्रता से सीखना, जल्दी समझ जाना, अथवा ज्ञानेंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, वही सहायक सामग्री कहलाती है। ये डेफिनेशन है कार्टर गुड की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखें, सहायक सामग्री का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ, याद रखें, सबसे पहले सहायक सामग्री का जो प्रयोग हुआ, क्या मित्रों, प्रयोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है। सहायक सामग्री का सर्वप्रथम प्रयोग 1837 में फ्रोबेल, किसने किया, फ्रोबेल ने अपनी शिक्षण पद्धति में किया। और आप जानते हैं कि फ्रोबेल की शिक्षण पद्धति का नाम क्या था, किंडरगार्टन। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सहायक सामग्री का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, 1837 में हुआ, और किसने किया, फ्रोबेल ने। फ्रोबेल ने ये प्रयोग जो किया वो अपनी शिक्षण पद्धति, इसका नाम है किंडरगार्टन, में किया। इसलिए याद रखें, फ्रोबेल को सहायक सामग्री का जनक माना जाता है। सहायक सामग्री का जनक माना जाता है किसको, फ्रोबेल को। अब भारत की बात करें, भारत में सहायक सामग्री की शुरुआत किस प्रकार से हुई, किसने की, तो देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम सहायक सामग्री का प्रयोग 1937 में हुआ, यानी 100 साल बाद हुआ। 1937 में महात्मा गांधी द्वारा जो बेसिक एजुकेशन यानी बुनियादी शिक्षा दी गई, उस बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत किया गया। आगे बात करते हैं कि शिक्षण सामग्रियाँ जो होती हैं, टीचिंग एड जो होते हैं, उन्हें कितने भागों में बांटा गया। तो देखिए 3 भागों में बांटा गया है। एक दृश्य सामग्री, एक श्रव्य, और एक होती है मित्रों श्रव्य और दृश्य। आइए समझते हैं क्या होती है दृश्य सामग्री और क्या है अपनी श्रव्य सामग्री और क्या है श्रव्य दृश्य। तो देखें, सबसे पहले दृश्य सामग्री, दृश्य यानी ऑडियो एड। अच्छा, दृश्य सामग्री इंद्रियों के माध्यम से देखी जाने वाली सामग्री क्या कहलाती है, दृश्य सामग्री।
जिन्हें हम इंद्रियों से देखते हैं, केवल देखते हैं, और देख कर के ज्ञान जिस सामग्री से हम हासिल करते हैं, जैसा कि ब्लैक बोर्ड है, देख कर के ज्ञान हासिल करते हैं। जैसा कि कोई मॉडल है, चार्ट है, तो दृश्य सामग्री कहलाती हैं। यानी इंद्रियों के माध्यम से देखी जाने वाली सामग्री जिसकी सहायता से व्यक्ति देखकर अधिगम करता है, दृश्य सामग्री कहलाती है। जैसा चार्ट है, मानचित्र है। अभी जीके का दौर है, मोस्टली टीचर जीके जब पढ़ाते हैं तो ज्योग्राफी का पार्ट हो, कल्चर बताना हो, विशेषकर ज्योग्राफी में, तो मानचित्र का प्रयोग करते हैं और मानचित्र से बच्चों के दिमाग में बिठाया हुआ ज्ञान चिरकाल तक बना रहता है। ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड याद रखें मित्रों, जो अध्यापक का मित्र कहलाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दृश्य सामग्री है। मॉडल चित्र है, ग्राफ है, पाठ्य पुस्तक है, स्लाइड है, ये सभी दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। बाद में हम एक एक की चर्चा करेंगे। एग्जाम में ये प्रश्न भी आते हैं कि निम्न में से कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है। हमें इनमें से दे दी जाती हैं, 1 2 3 नाम दे दिए जाते हैं, जैसा कि चार्ट है, मानचित्र है, ब्लैक बोर्ड है, एक अलग नाम दे दिया जाता है, तो हमें अलग करना होता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि दृश्य सामग्री कौन कौन सी होती है। चार्ट, मानचित्र, ब्लैक बोर्ड, मॉडल, ग्राफ, पाठ्य पुस्तक, स्लाइड आदि। इसके अलावा देखेंगे आप श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री क्या होती हैं? यानी इंद्रियों के माध्यम से सुनी जाने वाली सामग्री, जिन्हें हमारी इंद्रियां, ऐसी सामग्री जिनको सुन कर के हमारी इंद्रियां ज्ञान हासिल करती हैं, तो वो कहलाती हैं श्रव्य सामग्री। तो इंद्रियों के माध्यम से सुनी जाने वाली सामग्री जिनकी सहायता से व्यक्ति सुनकर के सीखता है या अधिगम करता है, श्रव्य सामग्री कहलाती हैं। तो इस तरह से ये दृश्य श्रव्य सामग्रियों की मैं बात कर रहा था। जैसा कि श्रव्य सामग्रियों में रेडियो है, सुनकर के ज्ञान हासिल करते हैं। कोई भी कार्यक्रम होते हैं उन्हें हम सुनते हैं। टेप रिकॉर्डर है, इसमें आवाज़ पहले से ही रिकॉर्ड की जाती है। सीडी प्लेयर है, कैसेट है इत्यादि। अच्छा, इसके बाद एक ऐसी भी सहायक सामग्री है जो दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार की होती हैं, तो उन्हें कहते हैं हम दृश्य श्रव्य सामग्री। ऐसी सहायक सामग्री जिसे सुनने के साथ देखा भी जाता है, यानी सुनकर और साथ ही साथ में देखकर वो अलग जिनसे सीखता है या अधिगम करता है, वो दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाती हैं। जैसे कि मूवीज है, फिल्म, वो उसे हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। टेलीविज़न पे जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उन्हें हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, मोबाइल है, चलचित्र है इत्यादि। तो इस तरह ये नाम आपको याद रखने हैं। श्रव्य कौन सी है, दृश्य कौन सी है, और श्रव्य दृश्य कौन सी सहायक सामग्री है। एक अध्यापक शिक्षण हेतु अधिगम सामग्री का उचित प्रबंधन का ज्ञान बहुत जरूरी है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कई नवाचार हुए। देखिए, नवाचार का मतलब है कि शिक्षा प्रणाली में नए मेथड, नए स्किल, नए तरीके आते जा रहे हैं। तो सहायक सामग्रियों से हमारी शिक्षा प्रणाली सुगम बनी है। नई चीज़ें आ रही हैं, पढ़ाने के तरीके बदल रहे हैं, उसी को हम नवाचार कहते हैं, जिनके माध्यम से रोचक और प्रभावपूर्ण बनाया गया है शिक्षण को। शिक्षण सामग्रियों के माध्यम से कक्षा में विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। सहायक सामग्रियों के माध्यम से विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जिससे विद्यार्थियों में और शिक्षक दोनों को एक समय की बचत भी होती है और ज्ञान स्थायी होता है। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी और देखें आप, कई पॉइंट हैं। इन सामग्रियों द्वारा
देखिए, इन सामग्रियों द्वारा विशेष या मंदबुद्धि बालकों को भी शिक्षा में रुचि जागृत की जा सकती है। बहुत अच्छी बात है, मंदबुद्धि बालक भी सहायक सामग्रियों के माध्यम से सीख सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी चीज़ दिखाई जाएगी तो अधिक समय तक उनके दिमाग में, मस्तिष्क में, बुद्धि में चिरस्थायी रहेगी। सहायक सामग्रियाँ अध्यापन की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करती हैं। दृश्य श्रव्य सामग्रियों के माध्यम से विद्यार्थी उनका अनुकरण करना सीखते हैं, जिससे उनकी शब्दावली में भी वृद्धि होती है, यानी विद्यार्थियों की शब्दावली बढ़ती है। सहायक सामग्रियों से कोई भी ज्ञान जब विद्यार्थी सीखता है तो उसे अधिक से अधिक उल्लेखित कर देता है। जब भी सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए, इसे छात्रों के समझ और उनकी उम्र के अनुसार ही किया जाए। बहुत ही अच्छी बात है कि सहायक सामग्री छात्रों की उम्र के अनुसार ही प्रस्तुत की जाए। सामग्री का चयन विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। हम जिस विषय को पढ़ाते हैं, सहायक सामग्री उसी विषय से संबंधित होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारा विषय अलग है और सहायक सामग्री उससे हटके है। इसके अलावा दैनिक जीवन में कार्य में आने वाली चीज़ों के माध्यम से भी शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है। अब देखिए, हम सहायक सामग्रियों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो याद रखें मित्रों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दृश्य सामग्री की, यानी जिनको देख कर के ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिन सामग्री को देख कर के शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाता है। इनमें सबसे पहले मैं ले रहा हूँ श्यामपट्ट। श्यामपट्ट तो देखेंगे आप, श्यामपट्ट क्या है, सुनिए। अच्छा, यह श्यामपट्ट जो कि हम पढ़ाते हैं, जिस पर पढ़ाते हैं, श्यामपट्ट सभी जानते हैं। पहले ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल होता था, आजकल वाइट बोर्ड आ गया है, मार्कर पेन से पढ़ाने वाला। तो यह शिक्षक का सबसे अच्छा दोस्त है। ये प्रश्न आ सकता है मित्रों एग्जाम में कि शिक्षक का सबसे बड़ा दोस्त होता है कौन? श्यामपट्ट। और एक शिक्षक अपने सभी विचारों को इसी के माध्यम से व्यक्त करता है। अध्यापक को सर्वप्रथम श्यामपट्ट पर दिनांक लिखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अध्यापक अध्यापन कार्य कराना चालू कर देता है, लेकिन श्यामपट्ट पूर्ति नहीं करता है। तो याद रखें मित्रों, सबसे पहले उस पर दिनांक लिखना चाहिए। और हमेशा ब्लैक बोर्ड के एक किस और लेफ्ट, यानी कह सकते हैं हम कि विद्यार्थियों की तरफ जब आप देख रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ खड़े हो, आपका मुंह विद्यार्थियों की तरफ हो और आप के लेफ्ट हैंड की ओर बोर्ड होना चाहिए। अच्छा, लिखते समय अध्यापक को बोलना भी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अध्यापक लिखता रहता है और बोलता नहीं है, तो विद्यार्थी बातों में लग जाते हैं। ये सहायक सामग्री का मानना है, इस सहायक सामग्री को उपयोग करने का तरीका है। अच्छा देखें, बोलते रहना चाहिए जो भी हम लिख रहे हैं उस शब्द को, ताकि विद्यार्थी सजग रहें। श्यामपट्ट को ऊपर से नीचे की ओर ही साफ करना चाहिए। कक्षा में जाने से पहले श्यामपट्ट को साफ कर देना चाहिए। कक्षा से जाने से पहले, यानी आपने जो भी पढ़ाया, पढ़ाने के बाद में जैसे ही आप क्लास से निकलते हैं तो श्यामपट्ट को अच्छे से साफ करें। ये भी एक अध्यापक का दायित्व है। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट। अच्छा, फ्लैनल बोर्ड। ये फ्लैनल बोर्ड देखिए, ध्यान रखें, इसका उपयोग प्राथमिक कक्षा हेतु होता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, प्राथमिक कक्षा हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। यह विद्यालय भवन के ज़्यादातर मुख्य द्वार के आसपास लगाया जाता है, यानी जो विद्यालय भवन का मुख्य द्वार होता है वहाँ इसे लगा दिया जाता है। और प्रतिदिन यहाँ तो कोई अनमोल वचन इसमें लिखे जाते हैं या कोई सूचना लिख दी जाती है। किसमें? फ्लैनल बोर्ड में कुछ बातें लिखी जाती हैं, विद्यार्थी उसे पढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, इसके बाद में अगली सहायक सामग्री होती है मित्रों
पाठ्यपुस्तक ये भी दृश्य सामग्री है। तो याद रखें, शिक्षण के रूप में सर्वप्रथम इसका प्रयोग कमेनियस ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कमेनियस ने इसका प्रयोग किया शिक्षण में सबसे पहले। इसे पाठ्यपुस्तक का जनक भी कहते हैं, किसको? कमेनियस को। इसके बाद देखेंगे, पुस्तक हमेशा बाएं हाथ में रखनी चाहिए। यह एक परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री है। अंग्रेजी शिक्षा जब आई थी लॉर्ड मैकाले, उसी समय से याद रखना पाठ्यपुस्तक जो है, गुरुकुल पद्धति जब चल रही थी, तो गुरुकुल पद्धति के बाद में जब नवीन शिक्षण पद्धति आई, पाठ्यपुस्तक आई, तभी से इसका प्रचलन है। तो ये एक परंपरागत है। अच्छा, पाठ्यपुस्तक एक चीज़ और याद रखें कि कक्षा के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक कक्षा का स्तर जैसा हो वैसी ही पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए, और उनमें पाठ्यक्रम भी वैसा ही होना चाहिए। अगला बात करते हैं मित्रों, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, माइक्रो जो स्कोप है, इस माइक्रोस्कोप के जनक कौन है? याद रखना, माइक्रोस्कोप के जनक हैं हरगोविंद खुराना। मेरे ख्याल से इसको आप जानते होंगे सभी, हरगोविंद खुराना ये माइक्रोस्कोप के जनक माने जाते हैं। अच्छा, हरगोविंद खुराना ने यह सूक्ष्मदर्शी बनाई थी। तो ये भी सूक्ष्मदर्शी जो है, ये किस सामग्री के अंतर्गत गिनी जाती है? तो ये भी याद रखिए, दृश्य सामग्री के अंतर्गत गिनी जाती है। अच्छा, इसके बाद में देखेंगे, अगला है अपना एडियोस्कोप जलदर्शी होती है मित्रों। एडियोस्कोप यानी मैं कह सकता हूँ जलदर्शी। देखिए, एडियोस्कोप जो है, ये गोताखोर इसका बहुत प्रयोग करते हैं, यानी गोताखोर इसका प्रयोग करते हैं। इस उपकरण पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एडियोस्कोप पूछा जा सकता है कैसी सामग्री है? तो ये है अपनी कैसी? दृश्य। इसके बाद में आप देख रहे होंगे एपिडास्कोप, यानी जैसे खगोलदर्शी या समतलदर्शी कहते हैं हिंदी में। तो एपिडास्कोप जो है, इसका प्रयोग पहाड़ों की ऊंचाई, समतल आकृतियों को देखने हेतु किया जाता है। ऐसे प्रश्न आते हैं हमारी एग्जाम में कि पहाड़ों की ऊंचाई या समतल आकृतियों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसी का किया जाता है। अगला देखेंगे आप, नेक्स्ट यह है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के जनक याद रखना मित्रों, गैलीलियो माने जाते हैं। इसका प्रयोग वस्तुओं को नज़दीक देखने में किया जाता है, यानी दूर की वस्तुओं को नज़दीक देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा, ध्यान लगाएंगे आप, नेक्स्ट जो है वह है जादू की लालटेन या मायादीप। यह एक प्रकार का प्रक्षेपी यंत्र है। ये बहुत अच्छा सवाल है। प्रक्षेपी यंत्र है जादू की लालटेन या मायादीप, जिसके माध्यम से छोटी से छोटी वस्तु को पर्दे पर बड़ी आकृति में दिखाया जा सकता है। यानी कोई भी वस्तु जो छोटी है, उसे हम पर्दे पर बड़ी आकृति में दिखा सकते हैं। अगला आती हैं अपनी श्रव्य सामग्रियाँ। तो ये मैंने बात की आपसे दृश्य सामग्रियों की। अगले वीडियो में बात करूँगा मित्रों श्रव्य सहायक सामग्रियाँ, और उसके बाद में हम बात करेंगे श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियाँ। धन्यवाद।